हेलो स्टूडेंट्स, तो आज सबके साथ आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है और प्रूफ करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी के लिए डेरिवेशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 5 है न्यूक्लियर फोर्सेस एंड रेडियो एक्टिव डिकेज और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, द्रव्यमान क्षति अगर ये याद हो जाएगा तो भैया बंधन ऊर्जा कुछ नहीं है आपके लिए। द्रव्यमान क्षति इसको बोलते हैं इंग्लिश में मास डिफेक्ट। ओके सर, ओके, मास डिफेक्ट। ठीक है सर, मास डिफेक्ट। चलिए आपने बोल दिया, हमने भी लिख लिया। अब ये द्रव्यमान क्षति होती क्या, तो पता होना चाहिए। नाभिक के दो मौलिक कणों का नाम बताओ। परमाणु के नहीं पूछ रहा हूँ, परमाणु के तो 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन नाभिक के 2 मौलिक कण होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक तो हमारा प्रोटॉन होता है, ठीक है सर, प्रोटॉन नाभिक में होता है, और एक हमारा न्यूट्रॉन होता है। ये न्यूट्रॉन कहाँ होता है, ये भी कहाँ होता है, नाभिक में होता है। सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में होते हैं, इसका मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं। अब ये द्रव्यमान क्षति होती क्या है, तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कम होता है, और द्रव्यमान में इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ये आपने बहुत टाइम पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम बाइंडिंग एनर्जी को नहीं छोड़ने वाले हैं, उसके लिए एक डेरिवेशन करने वाले हैं, प्रूफ। ठीक है, यानी कि किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कम होता है। अच्छा मैं इस लाइन को लिख दूं पहले, ठीक है सर, लिख दो आप। यानी कि किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, यार ये इतना बड़ा अंतर, किसी नाभिक का न्यूक्लियस, किसी नाभिक का जो एक्चुअल मास है, वास्तविक द्रव्यमान, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, हाँ सर, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित उसमें उपस्थित किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन्स, ओके, प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स के द्रव्यमानों के योग से सदैव कम होता है। यार बात तो बिल्कुल सही है, सदैव कम होता है। ठीक है यार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने भैया 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया तो कितना बनना चाहिए, 6 लीटर। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, आपने 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया तो कितना मिला आपको, 5.9 लीटर, यानी कि थोड़ा बहुत घट गया। अब जो द्रव्यमान कम हुआ है वो गया तो गया कहाँ, बात यह आती है। अब जो द्रव्यमान कम हुआ है वो द्रव्यमान कहाँ गया, तो आपने पढ़ा है भैया डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब जो ये द्रव्यमान लॉस हुआ ये ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाता है आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, है ना, और उसी हम क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। फिलहाल आगे पढ़ेंगे, अभी तो केवल क्या पढ़ रहे हैं हम, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो द्रव्यमान क्षति पढ़ रहे हैं, तो किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कम होता है। द्रव्यमान में इस अंतर को हम क्या बोलते हैं भाई, द्रव्यमान में इस अंतर को, ठीक है, इस अंतर को हम क्या कहते हैं भाई, द्रव्यमान में इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ओके, ठीक है सर, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अच्छा सो कैसे करते हैं इसे हम, डेल्टा एम से, इसे डेल्टा एम से दर्शाते हैं, डेल्टा एम से दर्शाते हैं। अब मैं क्या बोलूँगा कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो डेल्टा एम द्रव्यमान लुप्त हो जाता है, इसके तुल्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में आपस में बंधे रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। समझ गए, यानी कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखने वाली ऊर्जा ही हमारी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है। 1-2 परिभाषा और आती है, पर अभी सबर रखो, फिलहाल तो ये द्रव्यमान क्षति पढ़ो, फिर पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये समझ में आया परिभाषा कि किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन्स के द्रव्यमानों के योग से सदैव कम होता है। द्रव्यमान में इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, इसे डेल्टा एम से दर्शाते हैं। ठीक है सर, तो डेल्टा एम हम मान लेता हूं, मैं माना एक तत्व, क्या मान लिया मैंने, माना एक तत्व कितना है मेरे पास, जेड एक्स ए है, जेड एक्स ए है। ठीक है सर, जेड परमाणु क्रमांक, एस है मास नंबर,
ये द्रव्यमान संख्या है, ये परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। चलिए अच्छा, तो अब डेल्टा एम को आप कैसे लिख सकते हो सर? तो प्रोटोनों का द्रव्यमान, ठीक है, छोटा वाला एम बना दो यार, चलो बड़ा एम नहीं बना रहे तो छोटा एम बनाओ, ठीक है। प्रोटोन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, ध्यान देना, माइनस नाभिक का द्रव्यमान, बड़ा एन और बड़ा एन, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें ये देख लो, क्योंकि मैंने लिखा प्रोटॉन्स, प्रोटोनों का द्रव्यमान, कितने प्रोटोन है? जेड प्रोटोन है। न्यूट्रॉन कितने हैं? तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो? न्यूट्रॉन जब निकालते हो तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दो, है भाई। चलो मैंने आपसे मैंने पूछा कि ये मेरे पास 13 एल्युमिनियम 27 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है? जल्दी बताओ फास्टली। तो इसमें 13 क्या है? इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन जब निकालोगे तो 27 में से घटाओ 13, कितने बचेंगे? 7 में से 3 गया 4, 14 बचेंगे। तो द्रव्यमान संख्या में से अगर आप परमाणु क्रमांक घटा देते हो तो वो न्यूट्रॉनों की संख्या फाइन हो जाती है। तो ये आ जाएगा ए माइनस के जेड, ठीक है, ए माइनस के जेड, और माइनस नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है सर, ओके। ये निकल गया हमारा द्रव्यमान क्षति। अब अगर द्रव्यमान क्षति आपने फाइन कर लिया है तो सिंपल सी बात है, आप बंधन ऊर्जा आपकी फाइन हो जाएगी। डाल दो हेडिंग बाइंडिंग एनर्जी, मेनली काम बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इसको बोलते हैं हम क्या? बाइंडिंग एनर्जी, ENERGY, ठीक है। इसको बोलते हैं बंधन, बंधन दिलों के बंधन, बंधन ऊर्जा, ठीक है। चलिए सर, बंधन ऊर्जा हो गया काम। अच्छा, बंधन ऊर्जा की परिभाषा, वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होती है नाभिक उतना ज़्यादा स्थायी होता है, बंधन ऊर्जा जितनी कम होती है नाभिक उतना कम स्थायी होता है, ठीक है। ये भी कहानी आती है, लेकिन फिलहाल मैं इसके अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूँ, ठीक है। देखो, क्योंकि यार हमें समझा कर लिखवाना है ना, समझ के ही लिखना है, ठीक है। जब प्रोटॉन, ठीक है, ओके ओके, जब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर, ओके सर, नाभिक का निर्माण करते हैं, मिलकर नाभिक का क्या करते हैं? नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, नाभिक का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो डेल्टा एम द्रव्यमान लुप्त हो जाता है, डेल्टा एम द्रव्यमान लुप्त हो जाता है, ठीक है। डेल्टा एम द्रव्यमान लुप्त, अबे यार थोड़ा छोटा बन जा भैया, लुप्त हो जाता है, ठीक है। डेल्टा एम द्रव्यमान लुप्त हो जाता है। इसके तुल्य, ध्यान देना, इसके तुल्य डेल्टा एम सी स्क्वायर ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ये नाभिक की होती है, ठीक है, इसको इरेज कर दे जाऊँ मैं। ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है किसकी होती है? नाभिक की होती है, ठीक है। यानी कि जब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो डेल्टा एम द्रव्यमान क्या होता है? लुप्त हो जाता है। इसके तुल्य डेल्टा एम सी स्क्वायर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जिसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है, जिसे बाइंडिंग BINDING, जिसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ओके, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और इस ऊर्जा के कारण, इस बाइंडिंग VE लिख दिया मैंने, इस बाइंडिंग एनर्जी के कारण, ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ध्यान देना है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ठीक है, नाभिक में बंधे रहते हैं, नाभिक में अटैच रहते हैं, मतलब बंधे रहते हैं, नाभिक में बंधे रहते हैं, ठीक है, ओके। यानी कि इस बाइंडिंग एनर्जी के कारण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में बंधे रहते हैं। अब अगर नाभिक को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ना है तो आपको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो एक परिभाषा ये भी आती है, वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो नाभिक को प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों, यानी कि जो नाभिक को प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों में तोड़ने के लिए आवश्यक होती है, या वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है ना। एक परिभाषा ये भी आती है। तो एक सिंपल सी परिभाषा मैंने लिखवा दी जो बुक के अकॉर्डिंग है, और यही आपको लिख के आनी है, तभी अच्छे से मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो डेल्टा एम द्रव्यमान लुप्त हो जाता है। इसके तुल्य डेल्टा एम सी स्क्वायर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और इस बाइंडिंग एनर्जी के कारण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में बंधे रहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी
नाभिक उतना अधिक स्टेबल होगा। वाइंडिंग एनर्जी जितनी कम होगी नाभिक उतना कम स्टेबल होगा। ये लाइन भी ध्यान देना, यानी कि वाइंडिंग एनर्जी जितनी अधिक होगी, ये मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। वाइंडिंग एनर्जी जितनी अधिक होगी, ठीक है, जितनी अधिक, यानी कि वाइंडिंग एनर्जी जितनी अधिक होगी, ठीक है, जो नाभिक है हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक उतना अधिक स्थायी होगा, ठीक है, नाभिक उतना अधिक स्थायी होगा, यानी कि स्टेबल होगा, ठीक है, नाभिक उतना अधिक स्टेबल होगा। ये तो यार बड़ी सिंपल सी बात है कि वाइंडिंग एनर्जी जितनी अधिक होगी नाभिक उतना अधिक स्थायी होगा। हाँ यार, सोचने वाली बात। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा भी आती है। एक चीज़ और आती है, प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा, वो भी याद करो ठीक से, प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे अभी हम थोड़ी देर में डेरिवेशन में, इसका यूज़ करेंगे प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा, ठीक है, प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा। ओके सर, प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा। यार ये क्या होती है? कुछ नहीं है, बस बंधन ऊर्जा में ना आप बाइंडिंग एनर्जी में, यानी कि बंधन ऊर्जा में, ठीक है, वाइंडिंग एनर्जी में, ठीक है, द्रव्यमान संख्या से भाग करने पर, द्रव्यमान संख्या से क्या करने पर, मास नंबर से भाग करने पर हमें क्या मिल जाता है? भाग करने पर, ठीक है, प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है, बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है। अच्छा, इसमें एक बल आया ये वाला न्यूक्लियोन। ये न्यूक्लियोन क्या है? तो न्यूक्लियोन किसे कहते हैं? नाभिक के मौलिक कणों को न्यूक्लियोन कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझ गए? नाभिक के मौलिक कणों को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोन कहते हैं। न्यूक्लियोन का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, ए बराबर जेड प्लस एन, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और अगर आपको प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा निकालनी है तो जेड प्लस एन से भाग कर दो या कैपिटल ए से भाग कर दो, बात बराबर है। समझ गए? तो न्यूक्लियोन किसे कहते हैं? नाभिक के मौलिक कणों को न्यूक्लियोन कहते हैं, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगर मुझे प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा निकालनी है तो जेड प्लस एन से भाग करो या कैपिटल ए से, बात बराबर है, ठीक है। तो ये आ जाइए मेरे पास, प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा निकल के होती है, प्राप्त होती है। तो प्रति निक्लियोन बंधन ऊर्जा, ओके ओके, प्रति निक्लियोन वाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी को मैंने 100 करा, 20 है, ठीक है, और अपोन में ए, ठीक है, ये आ गई मेरे पास प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा, ठीक है, ये मेरे पास आ गई प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा। ठीक से याद करो इस चीज़ को, ओके, हो गया यहाँ तक। चलिए अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, बंधन ऊर्जा का डेरिवेशन क्या होता है। यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। ये समझ में आ गया? प्रति निक्लोन वाइंडिंग एनर्जी बराबर बी अपॉन ए, तो ये है द्रव्यमान संख्या, ए बराबर जेड प्लस एन। हो गया यहाँ तक? ठीक है, हटा दें इसको, ठीक है। चलिए सर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ हल्का हल्का सा, ठीक है भाई। चलो साहब आप इसको इरेज कर दो, फिर बाद में आप सर हमें कहना, बताना मुझे समझ में आया नहीं आया। इजी टॉपिक है यार, इससे तो मुझे लगा इजी टॉपिक भी कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। सबसे सिंपल टॉपिक शायद यही वाला है इस चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एक छोटा सा डेरिवेशन है बंधन ऊर्जा का, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बस आपको द्रव्यमान संख्या याद होनी चाहिए। अगर द्रव्यमान संख्या आपको याद है तो सिंपल सी बात है, आप निकाल लोगे, और द्रव्यमान संख्या अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं निकाल पाओगे, ये ध्यान देना। ओके ओके, चलिए करवा दे, ठीक है। देखो डेरिवेशन कर लेते हैं इसका, डेरिवेशन, चलिए इसका आप डेरिवेशन कर देते हैं। अरे बड़ा इजी डेरिवेशन है इसका, डेरिवेशन। ओके सर, ओके कर दो डेरिवेशन, कर दें फिर, ठीक है। तो वाइंडिंग एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। वाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये तो समझ गए आप। वाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला V बराबर होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर, पढ़ा है? हाँ ठीक है सर, अभी लिखवाया था आपने कि डेल्टा एम द्रव्यमान खत्म हुआ तो डेल्टा एम सी स्क्वायर ऊर्जा उत्पन्न हो गई, जिसे हमने क्या बोल दिया? वाइंडिंग एनर्जी कह दी। अच्छा, डेल्टा एम क्या है तुम्हारे पास? डेल्टा एम की वैल्यू मैंने पीछे लिखवा दी है तुम्हें। क्या लिखवाई है सर? आपने लिखवाई है जेड एम पी प्लस के और ए माइनस जेड, ठीक है, एम एन, ठीक है, माइनस के एम कैपिटल एन और सी स्क्वायर। तो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, और ये नाभिक का द्रव्यमान है। चाहो तो नीचे लिख लियो, जहाँ एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान है, एम एन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, एंड एम कैपिटल एन ये सर नाभिक का द्रव्यमान है, ठीक है, लिख लो। अच्छा, यहाँ और यहाँ
मैं जेड एम ई जोड़ दूंगा और घटा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दूंगा और यहाँ जेड एम ई घटा दूंगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। चलिए पहले मैं इतना करता हूँ, ठीक है, जेड, ठीक है सर, एम पी प्लस के जेड एम ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैंने यहाँ जोड़ दिया, प्लस के ये ऐसे रहेगा ए माइनस के जेड, इससे नहीं बोलना है, एम एन। अब इसमें मैं क्या करूँगा, घटा दूंगा तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा हमारा नाभिक का द्रव्यमान प्लस का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये ऐसे रहेगा सी स्क्वायर। बट अब आपको पता है कि यहाँ से मैं जेड कॉमन ले लूँगा, ठीक है सर, परमाणु क्रमांक मैंने कॉमन लिया तो रह गया मेरे पास एम पी प्लस के सर एम ई रह जाएगा ये, हाँ हाँ, ए माइनस के जेड सर, बहुत बढ़िया, फिर एम एन माइनस के ये ऐसे लिख लो, बड़ा एम बड़ा एन एम ई, ठीक है, और सी स्क्वायर, है ना। अच्छा ठीक है, इसको ना, इसको मैं जो हूँ ये इसको मैं मानूंगा एम एच, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, इसको मैंने मान लिया एम एच प्लस ए माइनस जेड मैंने ऐसे रहने दिया, और एम एन, ठीक है, और इसको मान लूँगा मैं कितना, कैपिटल एम खाली सी स्क्वायर। अब बताना पड़ेगा तुम्हें कि सर तुमने क्यों माना है ऐसा, कि कोई तो वजह होगी आपने इतना इतना माना। अरे भैया हमने क्या माना, हमने माना एम एच बराबर कितना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, है ना। फिर हमने कैपिटल एम ये है हमारा परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार मतलब परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु भार बराबर कितना माना हमने, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस नाभिक का द्रव्यमान बन गया हमारा परमाणु भार। तो ये आ गया केवल हमारा कितना, यानी कि परमाणु भार कैपिटल एम बराबर हमारा कितना हो जाएगा भैया, एम एन, बड़ा एन बनाओ जब बड़ा बना लो तो, और प्लस के स्मॉल एम स्मॉल ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो नाभिक प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर परमाणु बनाते हैं, तो परमाणु का द्रव्यमान कितना है एम। आप चाह रहे हो तो यहाँ पे एलिमेंट लगा सकते हो, जेड एक्स से लगा सकते हो, जेड एक्स से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल लेकिन मैंने कैपिटल एम कर दिया, आ गया था ना, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर दें, चलो सर कर दो। सर करने में क्या है, हम कर तो देंगे ही। तो ये आ गया मेरे पास जेड, ठीक है, एम एच प्लस के ए एम एन, ठीक है सर, माइनस के जेड एम एन, ये भी सही है सर, माइनस के कैपिटल एम बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, इंटू में सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ये जो प्लस वाला है ना, ये मैं लिखता हूँ इधर को ए एम एन, ये लिख लिया मैंने इधर को ए एम एन, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है, तो जब मैं माइनस का कॉमन लूँगा जेड, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा हमारा माइनस का, ठीक है, ओके सर, माइनस के कैपिटल एम सी स्क्वायर, ठीक है, ये आई मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी, है ना। अब दोनों पक्षों में ए से भाग करने पर, ठीक है, क्योंकि मुझे निकालना है प्रति निकलन बंधन ऊर्जा, दोनों पक्षों में क्या करने पर, ए से भाग करने पर, ए से भाग करने पर, ओके सर, करने पर कर दो सर, दोनों पक्षों में ए से भाग। चलिए बी अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास ए, जब मैं यहाँ भाग करूँगा तो खाली रह जाएगा हमारा कितना, यहाँ रह जाएगा खाली मेरे पास एम एन, ओके ओके, यहाँ भाग करूँगा तो यहाँ हो जाएगा जेड अपॉन ए, ठीक है, ये ऐसे रह जाएगा एम एन माइनस के एम एच, ठीक है सर, और माइनस के एम अपॉन ए, ये ऐसे रह जाएगा यहाँ पर, और इंटू में कितना आ जाएगा मेरे पास, सी का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से भी एक घटा दो और यहाँ से भी एक घटा दो, ठीक है ना, मतलब इसमें से एक घटा दो, यहाँ पे एक जोड़ दो, बस इतना हो जाएगा। चलो साहब लो, तो ये आ गया मेरे पास एम एन माइनस के 1 घटा दिया मैंने, ये जेड अपॉन ए मैंने ऐसे लिखा, तो ये रह जाएगा एम एन माइनस के कितना आ जाएगा मेरे पास एम एच, और माइनस के कॉमन मैं जब लूँगा यहाँ से, ठीक है, तो जब मैं प्लस 1 करूँगा तो माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा एम अपॉन ए माइनस के 1, ठीक है, समझ में आ गया। अरे ये समझ में आया नहीं आया, अरे जल्दी बताओ यार, आ गया होगा समझ में। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, तो m बटा ए प्लस के 1 माइनस कॉमन लिया तो m बटा ए माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक स्टेप और लिखो अभी, एम एन माइनस के 1, ठीक है, माइनस के जेड अपॉन ए, फिर एम एन माइनस के एम एच, ठीक है, माइनस के एम माइनस के ए, और अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास, ए आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया मेरे पास सी का स्क्वायर, ये बी अपॉन ए, यही क्या है मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी का क्या है, एक फॉर्मूला। चलो अभी मत करो इसको, आप देखो एम माइनस के ए अपॉन, ये बड़ा एम है, ठीक है, ये छोटा मत बनाना बेटा, इसको बड़ा बनाना, बड़ा एम, अरे फिर छोटा बन गया यार, बड़ा एम माइनस के ए अपॉन कैपिटल ए को पी से दर्शाते हैं, पी से
दर्शाते हैं, ठीक है, पी से दर्शाते हैं, तथा ये जो होता है, तथा यह डेल्टा लगभग, यह लगभग डेल्टा एम अपॉन ए के बराबर होता है। डेल्टा एम अपॉन ए के कैसा होता है, ये बराबर होता है, ये क्वालिटी होती है इसके अंदर, बराबर होता है, ठीक है। और इसे पता क्या बोलते हैं हम, होता है, इसे हम बोलते हैं, हाँ बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं यार, इसे कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, इसे पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और जो ये पैकिंग फ्रैक्शन होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और जो ये पैकिंग फ्रैक्शन होता है, ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, आ जाएगा, यानी कि यह पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, ठीक है, इसको बोला जाता है पैकिंग फ्रैक्शन। अच्छा ये बताओ, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है भैया, ये नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है हमारा, ये वाला, अभी आने वाला है। m माइनस के ए अपॉन ए को पी से दर्शाते हैं तथा ये लगभग डेल्टा एम अपॉन ए के बराबर होता है, इसे पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, ठीक है। अब जो m माइनस के ए अपॉन ए है ना, इसकी जगह क्या लगा दोगे आप, p लगा दोगे, फिर पूरा हो जाएगा डेटा हमारा। कर दे इसको रेज, ठीक है, ओके सर, ओके, चलिए लो सर, बस क्या करना अब आपको, करना क्या है भाई, हमें बस m माइनस ए अपॉन ए की जगह क्या लगा देना, आपको p लगा देना है, ठीक है। तो b अपॉन ए, चलिए लिख देता हूँ मैं, b अपॉन ए बराबर हो गया मेरे पास कितना, mn माइनस के 1, ठीक है, इन माइनस के z अपॉन ए, और ये रह जाएगा mn माइनस के mh, ओके, माइनस के p, और ये आ गया मेरे पास c का स्क्वायर, ठीक है, बस। और यही क्या है, वाइंडिंग एनर्जी, प्रतिनिक्लोन वंदन ऊर्जा का सूत्र है, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला आ गया, आप लिख सकते हो यह है, ठीक है। प्रतिनिक्लोन को लिखते हैं हम पर न्यू किलोन, ठीक है, यह पर निक्लोन, ठीक है, वाइंडिंग एनर्जी का सूत्र है, ठीक है। बस हो गया यहाँ तक क्लियर, तो समझ में आया। मास डिफेक्ट और वाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एक सिंपल सा टॉपिक मैंने प्रूव कर दिया। अभी नहीं हुआ, अभी हमें एक चीज़ और पढ़नी है, और वो पढ़ना है वाइंडिंग एनर्जी कर्व। और वाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है, तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फास्टली कर दूँ मैं इसको, कर दूँ रेज, ठीक है, समझ में आया। अरे आ गया होगा यार, इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर क्या समझ में आएगा, क्यों। चलिए भाई, ओके, लो सर। अब जो ये कर्व है ना, थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाना है इस पर, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। वाइंडिंग एनर्जी कर्व पे थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है, ठीक है। करवा दें फिर, देखो फिर डाल दो हेडिंग, वाइंडिंग, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, वाइंडिंग एनर्जी कर्व, ओके सर, वाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है। वाइंडिंग एनर्जी कर्व कैसे फाइंड करोगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, बिना डायग्राम के बनने वाला है नहीं, ठीक है। डायग्राम बनाओ पहले, चलो सर। अरे इजी है, इसमें कुछ भी ना है, समझना पड़ेगा भाई, इतना ध्यान देना है कि वाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वंदन ऊर्जा उतनी अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आगा मास नंबर, समझते हो ना मास नंबर को, है भाई, NUMBER, मास नंबर, ठीक है। ये इधर को बढ़ेगा और इधर को बढ़ेगी वाइंडिंग एनर्जी पर निक्लोन, न्यू वाइंडिंग एनर्जी पर निक्लोन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वाइंडिंग एनर्जी पर निक्लोन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे ऐसे मत लिखो यार, मज़ा नहीं आ रही, हटाओ छोड़ो, ऐसा कर दो, वाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, पर निक्लोन। ऐसा काम चल रहा तो वैसे लिखने की जरूरत क्या है, ये बढ़ेगा हमेशा ऊपर को, ठीक है, ध्यान देना। ओके चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट समझ जाओगे आसान, बड़ा इजी है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। देखो पहला पॉइंट क्या, अगर हम पहले पॉइंट पे जाएं ना तो ध्यान देना, पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट ये है कि द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर इसे बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या
ओके, द्रव्यमान संख्या ए बराबर 20 तक, ए बराबर 20 तक जो वाइंडिंग एनर्जी है, वाइंडिंग एनर्जी कर्व, वाइंडिंग एनर्जी कर्व तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। देखो लाइन बाई लाइन समझाऊंगा, ठीक है। ओके, 20 तक तेजी से बढ़ता है, यानी कि जो हल्के परमाणु होते हैं ना, उनका वाइंडिंग एनर्जी कर्व बहुत तेजी से बढ़ता है। देखो इस टाइप से, ठीक है। ओके 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 ओके, तो मैं यहाँ पे ना 1 हाइड्रोजन लूँगा, ठीक है। परमाणु भार है ऊपर, ये परमाणु भार है इसका 3 लूँगा, और यहाँ पर जाकर मेरे पास ये मिलता है हीलियम, ठीक है। ये मिल गया मुझे 2He4, यानी कि 4 हीलियम। फिर इसके बाद में हल्का सा ग्राफ नीचे की ओर करना है आपको, ठीक है। फिर ग्राफ ऊपर को उठाना है, फिर ग्राफ नीचे करना है, और भाई फिर उठागा इस टाइप से। तो देखो इस पॉइंट में मैं कुछ नहीं लूँगा, लिथियम आ जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन छोड़ दो। कार्बन के बाद हमारा यहाँ पे कार्बन 12 परमाणु भार होता है, और इसका जो होगा वो आ जाएगा तुम्हारे पास 14 नाइट्रोजन हो जाएगा। फिर मेरे पास ऑक्सीजन आ जाता है 16 ऑक्सीजन, ठीक है। फिर इसका एक समस्थानिक होता है 18 ऑक्सीजन आता है, 18 ऑक्सीजन, ठीक है, इस पॉइंट पर। फिर यहाँ से बढ़ता है ऊपर को 23 है, यहाँ पर आता है 32 सल्फर, यानी कि परमाणु क्रमांक 20 से पार हो गया। और फिर इस पॉइंट पे आके 56 आयरन, ये सल्फर है भैया, 32 सल्फर पर ये मैक्सिमम हो जाता है। ये ऐसा ग्राफ बनता है, ध्यान देना, यानी कि 56 पर ये क्या होता है मैक्सिमम, और 56 पर जो वाइंडिंग एनर्जी होती है ना, 56 पर वाइंडिंग एनर्जी वो सबसे ज़्यादा होती है, ज़रा ध्यान देना, वो होती है 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे ज़्यादा होती है 56 पर, ठीक है। उसके बाद समतल हो जाती है, यानी कि क्षैतिज, फिर बाद में घटती है। अभी ज़रा सवाल रखो, द्रव्यमान संख्या ए बराबर 20 तक वाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। तो 20 तक तेजी से बढ़ेगा, 12, 16 और यहाँ तक 18, और यहाँ तक जो है ना ये मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा ये। चलो ये मैंने 20 मान लिया, परमाणु क्रमांक 20 हो गया। फिर यहाँ पर परमाणु क्रमांक 32 है, तो 40 कर दे रहा हूँ मैं यहाँ तक, ये वाला 40 से 60, क्योंकि 56 कम होगा तो ये मैं 60 कर दे रहा हूँ। देखो बड़े हिसाब से बता रहा हूँ कर्व, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि द्रव्यमान संख्या ए बराबर 20 तक जो आपके पास वाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो तेजी से बढ़ता है। उसके बाद में द्रव्यमान संख्या अगर आप लोगे, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, ध्यान देना, द्रव्यमान संख्या ए बराबर 20 to 40 तक, ठीक है, जो वाइंडिंग एनर्जी कर्व है, वाइंडिंग एनर्जी कर्व धीरे धीरे बढ़ता है, पर कैसे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है। ओके ओके, कहाँ से, 20 से और 40 तक वाइंडिंग एनर्जी कर्व धीरे धीरे बढ़ता है। अब थर्ड नंबर इसका आता है हमारा, ध्यान देना, थर्ड नंबर आता है कितने से 56 पर, ध्यान देना, काय पर, 56 पर कैसा हो जाता है, ये मैक्सिमम हो जाता है, ये ध्यान देना। 56 पर मैं लिख दे रहा हूँ द्रव्यमान संख्या, ओके ओके, द्रव्यमान संख्या आप ले सकते हो 40 से 120 तक ले सकते हो, ऐसे बोल दो, द्रव्यमान संख्या 40 से, द्रव्यमान संख्या आप ए बराबर बोल सकते हो कितना, 40 से और 120 तक, ठीक है, समतल हो जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है, समतल हो जाता है। अब 56 भी इसी में आता है। ए बराबर अगर आप 56 देखोगे ना, पर जो कर्व है हमारा, कर्व वो कैसा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तथा प्रतिनिक्लोन, ध्यान देना, प्रतिनिक्लोन जो हमारी वाइंडिंग एनर्जी आती है, वाइंडिंग एनर्जी वो कितनी होती है इस पॉइंट पे, जल्दी बताओ फास्टली, कितनी है वाइंडिंग एनर्जी, 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। ओके सर, तो ए बराबर 56 पर कर्व क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, तथा प्रतिनिकुल बंधन ऊर्जा 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब 60 से बढ़ो आगे को, यानी कि 120 से बढ़ो आगे को, 120 फिर बढ़ाओ इसको, ये थोड़ा सा कम होगा, हल्का सा कम होता है, ठीक है। 120 मतलब 60 से कितना जाएगा तुम्हारे पास, 80,
80 से कितना आ जाएगा 100, 100 से कितना आ जाएगा 120, 120 से 140, 140 से 160। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना हल्का सा घटाओ यार इसको, मेरा समतल हो जाता है लेकिन थोड़ा सा ना मैं कम कर दे रहा हूँ इस टाइप से। इसको 160 पे लाके इसको रोक दो और यहाँ पर जो वैल्यू होती है ना इसकी वो 8.4 होती है, 8.4। ठीक है, 8.49 के आसपास में होती है। हाँ 8.4 ही लिख लो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ऐसा होता है मैटर। फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और कहाँ तक 160 से 180, 180 से 200, 200 से 220 और 220 से कितना हो जाएगा हमारा 240। ठीक है, और ये 240 पे जाके बिल्कुल मिनिमम हो जाता है ये मेरे पास 240 से थोड़ा सा पहले करो 238 पे, 240 से पहले थोड़ा सा कर लो, कितना आ जाएगा 238 आ जाएगा ये यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो जाता है भाई, ये हो जाता है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा होता है, ऐसा बनता है ये ग्राफ आपका। ठीक है, तो यहाँ तक का फास्ट जरा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो सिंपल संख्या द्रव्यमान संख्या a बराबर 40 से 120 तक समतल हो जाता है। ठीक है, a बराबर 56 पर कर्व जो है मैक्सिमम हो जाता है तथा पृथ्वी निकोलन बंधन ऊर्जा जो है वो 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब 120 से कहाँ तक 240 तक, ठीक है, लगातार क्या होता है, घटता है। 120 से और 240 तक लगातार क्या होता है, घटता है। चलिए पहले जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया, कर दे मैं इसका पक्का। ठीक है, मैं यहीं लिखवा दे रहा हूँ, चलो जगह नहीं बची थोड़ी सी नीचे, तो मैं यहीं लिखवा दे रहा हूँ इस पॉइंट को भी। ठीक है, कहाँ पर भाई जल्दी बताओ फास्टली। 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट हमारा ये आता है कि द्रव्यमान संख्या। ठीक है सर, द्रव्यमान संख्या कितने से, a बराबर 120 से और 240 तक। ठीक है, वाइंडिंग एनर्जी कर्व जो होता है वो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। और परमाणु द्रव्यमान संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या a बराबर 238 पर न्यूनतम, 238 पर बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है वो न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा कितनी होती है, प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा। ठीक है, बंधन ऊर्जा कितनी दिखाई दे रही है हमें, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, ओके। तो द्रव्यमान संख्या a बराबर 120 से 240 तक जो वाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है वो क्या होता है, घटता है। और 238 पर वाइंडिंग एनर्जी कर्व न्यूनतम हो जाता है जिसके लिए पृथ्वी निकोलन बंधन ऊर्जा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये था वाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, जो आपको ये बताता है कि एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। स्टार्टिंग में तेजी से बढ़ती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, और बीच में समतल हो जाती है, फिर कहीं अधिकतम होती है और फिर धीरे धीरे घटती है और लास्ट में न्यूनतम हो जाती है। तो वाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है ना, वाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है नाभिक उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, और वाइंडिंग एनर्जी जितनी कम होती है नाभिक उतना कम स्टेबल होता है। ये ध्यान देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।